एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 दिसंबर 2023 कंप्यूटर साइंस यूजीसी नेट का पेपर। तो यहाँ पर हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से करेक्ट हैं, फिर देखेंगे कौन से इनकरेक्ट है। तो बी, ऑप्शन बी, यानी कि स्पिन लॉक्स यूजिंग बिजी वेटिंग, तो दिस इज करेक्ट है ना। स्पिन लॉक आप इसलिए यूज कर सकते हो ताकि बिजी वेटिंग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डी, क्रिटिकल रीजन इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड मेमोरीज केप्ट, है ना। क्रिटिकल रीजन वो पार्ट होता है जहां पर हम वो मेमोरी का पार्ट रखते हैं जो शेयर्ड मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन ए हमने देख लिया। ऑप्शन ए इज अ प्रोसेस ऑलवेज चेक स्टेट ऑफ करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इज एंटर क्रिटिकल स्कीमा। ऑलवेज चेक नहीं करता है प्रोसेस, डज नॉट ऑलवेज चेक, है ना। डज नॉट ऑलवेज चेक द करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। इट जस्ट नीड टू एंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, है ना। वो सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को इंश्योर करता है। इफ अनदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन देयर इज नो प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। मैंने आपको बताया है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल सेक्शन, सो वन टाइम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है ना। सो देर इज अ नो नीड टू ऑलवेज चेक अबाउट दिस, बट वो चेक करता है, इंश्योर करता है अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। क्लियर है। बिजी वेटिंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ। स्पिन लॉक इज अ टाइप ऑफ लॉक वेयर थ्रेड इज रिपीटेडली चेक द लॉक इज फ्री, है ना। लॉक इज नॉट फ्री, थ्रेड इज कंटिन्यूसली स्पिन इन लूप चेकिंग अंटिल द लॉक इज फ्री। मतलब वो बार बार चेक करता है कि फ्री हुआ कि नहीं, ठीक है। क्रिटिकल रीजन इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड मेमोरी इज केप्ट, दिस इज करेक्ट, है ना। क्रिटिकल रीजन एक पार्ट होता है जहां पर हमारी शेयर्ड मेमोरी यूज होती है, शेयर मेमोरी रखी जाती है। क्रिटिकल सेक्शन नीड टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन, है ना। लूप में ना फंस जाए या बहुत सारी एक साथ उसमें इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए, जस्ट बिकॉज प्रोसेसेस मल्टीपल थ्रेडेड उसमें एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। प्रिंट डायमोन कंटिन्यूसली चेक सी इफ देयर आर एनी फाइल टू बी प्रिंटेड, दैट्स पार्शियली करेक्ट, है ना। थोड़ा थोड़ा ठीक है बट नॉट फुल्ली। While printing, daemon can periodically check a new job, says continuously check, है ना। वो continuous check करता है, may not be fully representative, ठीक है। It often respond to interrupt in other signal generated, a new print job arrive depend on the implementation of the software, ठीक है। So this is about this question. Next question देख लेते हैं। So next question है हमारे पास, question match the following। तो यहाँ पर हमको बताना है, तो मैं आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करवा देती हूँ। इट्स लाइक कि अगर आप देखो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हो कि जो फाई है वो क्या डिनोट करता है, एम्प्टी सेट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट लाइक कि उसमें कुछ भी नहीं। इंटरसेक्शन आप जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट के। यूनियन यानी दोनों ही एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट, मतलब दोनों सेट में अगर सेम होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, और अगर वो उसमें दोनों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो हम वो भी लिखेंगे, और अगर दोनों में सेपरेटली पाए जाते हैं तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। डॉट मीन्स डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर देखो फाई इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, है ना। यानी कि कहा जाएगा तो इंटरसेक्शन मतलब क्या कि दोनों में कॉमन है, तो डेफिनेटली हमको फाई कॉमन दिख रहा है, फाई लिख दिया। अब देखो फाई अपने आप में एक सेट के अंदर है और फाई अपने आप में सेट के अंदर है, तो दोनों को हम एक बार में लिख सकते हैं। आप इसको यूनियन नहीं है तो आप दो बार नहीं लिखोगे, ठीक है। और यूनियन होता तो भी हम दो बार नहीं लिखते फाई, और इसमें सबसेट ऑफ फाई, ठीक है। -5, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी में से माइनस करते हैं तो आपकी फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है ना वो एज इट इज आती है, सेकेंड वाली नहीं आती है ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला है फाई यूनियन फाई फाई, ठीक है। तो आप जब इसको यूनियन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आप मैंने आपको बताया कि हम डबल नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which collision resolution techniques involve the maintaining of linked list of the collide key? तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर हैश टेबल हम यूज करते हैं तो हैश टेबल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास है 0 1 2 3, और उसके सॉल्यूशन के बेस पे हम क्या करते हैं उसमें इंडेक्सिंग में हमारा डेटा फिल करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैंने अगर सॉल्व किया और मेरा उसका आंसर आया 1, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया,
क्योंकि हमारा एरे 1 पे आया था, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेम अगेन कोई इक्वेशन सॉल्व करी और वापस से वो इंडेक्स 1 पे शो कर रहा है, तो अब यहाँ पर मेरे साथ क्या हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा फील्ड है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, चेनिंग करूंगी, ठीक है। यानी कि और डेटा ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम चेनिंग करते हैं। तो यही हमारी कॉलिजन की रिसोल्यूशन टेक्निक है कि जब कॉलिजन अकर होता है यानी कि सारा डेटा एक ही इंडेक्स पे आता है, तो आप चेनिंग को यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द फॉलोइंग लिंक, मतलब लिस्ट आपको दे रखी है कंपाइलर फेस की, तो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आता है टोकन कैरेक्टर स्ट्रीम। मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर स्ट्रीम क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस सबसे फर्स्ट फेस होता है हमारा, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालाइजर, फिर सिंटेक्स होता है, ठीक है। फिर आता है सिमेंटिक, फिर आता है इंटरमीडिएटेड कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रीम जनरेट करेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम वो सिंटेक्स को देगा, ठीक है। टोकन और सिंटेक्स क्या बनाएगा, टोकन जनरेट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंटेक्स ट्री क्या कौन बनाएगा, और यही टोकन स्ट्रीम इसको देगा, तो ये क्या बनाएगा, सिमेंटिक सिंटेक्स ट्री बनाएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएटेड कोड जनरेट, इंटरमीडिएटेड रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, कोड को जनरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज द फेस ऑफ, है ना। और इनको मेंटेन कौन करती है, तो यहाँ पर हमारे पास आती है सिंबल टेबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेप्स ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हमको बताना है उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की एनालिसिस और डिजाइन, ठीक है। तो उसकी आपको टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन से बता देती हूँ। डिफाइन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थ्रू यूजर केस। हम उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को बताएंगे किसके थ्रू, यूजर केस डायग्राम। यूजर के जो डायग्राम बनेंगे उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को और उनके इंटरेक्शन को थ्रू इंटरेक्शन या सीक्वेंस कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले क्या करा, रिक्वायरमेंट एनालाइज करी, फिर ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्शन बनाया, फिर क्या करेंगे हम, शेप द स्टैटिक स्ट्रक्चर। आपने क्लास डायग्राम के थ्रू क्या करा, उसको स्टैटिक स्ट्रक्चर देंगे। नाउ शो डिफरेंट स्टेट और ऑब्जेक्ट्स गो थ्रू लाइफ साइकिल यूजिंग स्टेट चार्ट डायग्राम। नेक्स्ट आप कौन सा यूज करोगे, स्टेट चार्ट डायग्राम यूज करोगे, है ना। और हाउ ऑब्जेक्ट आर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लासेस यूजिंग ऑब्जेक्ट डायग्राम, है ना। आप ऑब्जेक्ट डायग्राम का यूज करोगे और आप ये सब बनाओगे, ठीक है। और फाइनली इलिस्ट्रेटेड द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम यूजिंग कंपोनेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। और डिप्लॉय हम कब करते हैं, सबसे आखिरी में करते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार। और इसको सबसे फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, सबसे फर्स्ट आप बना रहे हो यूज केस डायग्राम एक्टिविटी को यूज कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, देखो आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, डायग्राम इंटरेक्शन बना रहे हो ऑब्जेक्ट के थ्रू। थर्ड आप क्या कर रहे हो, द क्लास डायग्राम बनाओगे। फोर्थ आप क्या बनाओगे, स्टेट चार्ट डायग्राम। और फिफ्थ आप क्या करोगे, डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स हमको गिवन है, हमको करेक्ट आंसर बताना है। अ थ्रेड इज डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क दैट डज नॉट एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली एंड नॉट इंटरप्टेबल, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि थ्रेड जो होता है वो डिस्पैचेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिक्वेंशियली हो और कोई इंटरप्टेबल ना हो, ठीक है। तो थ्रेड्स में भी पॉसिबल कि वो इसमें इंटरप्ट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, it is not possible to alter the behavior of thread by altering the context of thread is suspended, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अल्टर द थ्रेड बिहेवियर। हम थ्रेड के बिहेवियर को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय किसके थ्रू, आप थ्रेड को सस्पेंड कर दो, है ना। इस टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट सूट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टेस्ट केसेस, है ना। टेस्ट सूट के अंदर जो होते हैं वो सेट ऑफ टेस्ट केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताना में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं। मोरे मशीन इज नॉट अ फाइनाइट स्टेट मशीन। जो मोरे मशीन होती है वो फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं है। जबकि अगर मैं फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करूं तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, विच इज मिले और मोरे मशीन, ठीक है। मिले मशीन और मोरे मशीन, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही है। कौन से, मिले एंड मोरे मशीन्स आर अ फाइनाइट स्टेट मशीन विथ आउटपुट कैपेबिलिटीज, ठीक है। इनके पास अपनी आउटपुट कैपेबिलिटीज होती है।
एनी मूरे मशीन हैज इक्वेलेंट टू मीरे मशीन, एनी मीरे मशीन हैज इक्वेलेंट टू, दोनों के आउटपुट, दोनों की चीजें सेम होंगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो एनआरजेड से जब हमने डेटा इनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो टेबल थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो अगेन उससे क्वेश्चंस बन गए। तो सबसे पहले हमको बताना है, सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से करेक्ट है। एनआरजेड एल यानी लेवल, एनआरजेड आई बोथ हैव एवरेज सिग्नल्स रेट ऑफ n/2, ठीक है। तो वो जो टेबल है अगर आपने वो पढ़ ली तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। द आइडिया ऑफ आरजेड एंड एनआरजेड-एल मतलब लेवल आर कंबाइंड टू मैनचेस्टर स्कीम, यस दिस इज ट्रू, हमने डिटेल में पढ़ा है। एनआरजेड-एल और एनआरजेड-आई बोथ हैव डीसी कंपोनेंट्स प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है, तो ट्रू है। अब देखते कौन से ट्रू नहीं है। तो एनआरजेड इज बाइपोलर स्कीम विथ विच पॉजिटिव वोल्टेज इज विथ 0, ठीक है, सो ये गलत हो जाएगा। और मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 3 दैट एनआरजेड, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते। तो देखो ए जो गलत बताया था वो क्यों गलत है हम देख लेते। बाइपोलर स्कीम टिपिकली 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय नो वोल्टेज, ठीक है। तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हम 1 यूज करते हैं, ना कि 0, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट जो गलत था वो था ई वाला। तो मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज एक्चुअली ट्वाइस होता है, ना कि 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो थे ये स्टेटमेंट थे, और स्टेटमेंट बेस्ड वहां पे ऑलरेडी स्टेटमेंट्स लिखे हुए, तो मैंने आपको बोला था कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है एवरेज सिग्नल रेट से, ये वाला आपको टेबल से मिलेगा, ठीक है। तो आप वो वाली सीरीज देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। Consider grammar E derived E plus n E into X E into n for the sentence of n plus n into n. The handlers in the right essential form of reduction are. तो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, देखो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में सब में n दे रखा है, क्लियर है, नो डाउट, ठीक है। अब आप देखो कि E प्लस एन यहाँ पर है, आपको E प्लस एन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आपको E प्लस एन चाहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो E इंटू एन, है ना। तो E इंटू एन कहाँ पर है, देखो E प्लस एन हमको गिवन ही नहीं है, तो आप ये दोनों को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो जो चीज आपको क्वेश्चन में ग्रामर में दी ही नहीं है आप उसको इवेल्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्री, ठीक है। तो इनमें से कौन से ग्राफ है जो ट्री है। तो आप जानते हैं कि ग्राफ मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी कोई वो नहीं होती है, लेकिन ट्रीज में है ना एक चीज होती है कि इट कांट भी मतलब क्लोज्ड नहीं हो सकता वो, है ना, इस टाइप से। तो ट्रीज निकालने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्निक बता रही हूँ, तो देख लीजिए आप इसको। सबसे पहले हम ए वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे इसकी नोट्स को सबसे पहले। तो देखो 1 है ना, 2 3 4 5 6, कितने नोट्स है, n इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब हम एजेस काउंट करेंगे इसकी। तो एजेस कितनी हो जाएगी, देखो तो एजेस काउंट करते हैं, कितनी होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही हमारे ट्री का रूल है कि ट्री क्या बोलता है कि जितनी नोड हो उससे एक कम एज हो, यानी कि नोड अगर 6 है तो उससे एक कम एजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्री की कंडीशन है ये, आपको याद रखनी है। इससे हम सेकंड बी को भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6, कितने नोड हैं, 6 नोड, अगेन सेम, ठीक है। एजेस कितनी है, एजेस देख लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी फॉलो ट्री। तो ये भी ट्री हो गया, ये भी ट्री हो गया, है ना। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। तो हम इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसने क्लोज्ड लूप बना लिया, तो ये तो वैसे भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम इसको चेक करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नोड है। अब क्या 5 एजेस हैं, तो 1 2 3, एक सेकेंड हम इसको रिमूव कर देते हैं सबको ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 6 एजेस है ना, टोटल कितनी एजेस है, 6। तो 6 ही नोड है और 6 ही एजेस है, तो ये हमारी ट्री के रूल को फॉलो
नहीं कर रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नोड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एजेस को काउंट कर लेते हैं, तो एजेस देखते हैं, एजेस क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4, तो 4 एजेस है, तो ये भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है ना, उससे एक कम होनी चाहिए। मान लो कि अगर हमारे पास 5 नोड है तो हमारे पास 4 एजेस होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाई फॉर दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्री। तो करेक्ट है कि आपको ए और बी जो है वो ट्री है, बाकी सब ग्राफ्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, तो सबसे पहले विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, तो कौन सा करेक्ट है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, बोथ लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर आर बेस्ड ऑन द लीस्ट गोल, है ना, तो यस दिस इज ट्रू। हमने पढ़ा है कि जो लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है ना, वो लीस्ट गोल पे बेस्ड है ना, लीस्ट कॉस्ट हमें चाहिए, इसीलिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। बीजीपी इज बेस्ड ऑन पाथ वेक्टर राउटिंग, यस दिस इज ट्रू, है ना। आप जब आप मेरी जो कंप्यूटर नेटवर्क की राउटिंग एल्गोरिथम वाली जो वीडियो है उसमें आप इजीली इसको समझ सकते हैं, मैंने ओएसपीएफ आरआईपी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जो करेक्ट नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, ये वाले, ठीक है, ये डी और ई। ठीक है, तो ओएसपीएफ यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसमें हम लिंक को क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए इट इज बेस्ड ऑन द लिंक स्टेट, है ना, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, मनी रिप, इन दोनों ने ऑपोजिट दे दिया इसके डेफिनेशन। रिप इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर। मैंने आपको समझाया भी था कि जब कोई रिप यानी कुछ शांत हो जाता है तो आप उससे डिस्टेंस, आपसे दूरी बना लेता है, वो डिस्टेंस दूर हो जाता है ना, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द 3 नोड इंस्टेबिलिटी can be avoid using split horizon combined with poison rivers, है ना, so this is also not a true। थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ओएसपीएफ जो होता है वो लिंक स्टेट होता है, ठीक है, रिप जो होता है वो होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, अब बहुत लिंक एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमने हमने पढ़ा है कि हाँ भाई ये जो लीस्ट कॉस्ट चाहिए जहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी एंड सो ऑन। ठीक है, बीजीपी 4 प्रोटोकॉल आप जानते हैं वर्जन 4, जिसमें हम पाथ वेक्टर एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ठीक है, द 3 नोड इंस्टेबिलिटी कैन बी अवॉइड यूजिंग, तो बोथ स्प्लिट होरिजोन एंड पॉइजन रिवर्स आर अ मेथड टू प्रिवेंट द राउटिंग इन लूप्स, है ना, हम उसको लूप से बचाते हैं, इसीलिए ऑलवेज नॉट प्रिवेंट टू काउंट टू इन्फिनिटी, है ना, हम उसमें काउंट टू इन्फिनिटी को यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन, यानी नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, रिलेशन आपको है आर इज एन स्क्वायर, है ना, आर सी एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एक्स वाई दे रखा है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है इसके ऊपर बेस्ड है सारी चीजें। ठीक है, एक्स यू और वाई यू, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि आप इसके, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप एन इंटू एन करोगे, क्योंकि आप एन इंटू एन कर रहे हो, है ना। सिमेंट्रिक रिलेशन, यस दिस इज ट्रू, है ना, कि सिमेंट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होगा, यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन, इसीलिए सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते तो जब अगर सिमेंट्रिक को फॉलो कर रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ट्रांजिटिव, जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखो आप जानते हो कि जब आप इसको एक्स वी वाई यू कर रहे हो, है ना, यहाँ पर देखो एक्स वी वाई यू कर रहे हो तो वाई डब्ल्यू जेड यू कर सकते हो, है ना, और हमारी जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ए और बी हो, ठीक है, और बी और सी हो, तो आपको क्या करना है, सी ए और सी बी डिराइड होना चाहिए, ठीक है, मतलब मिलना चाहिए हमको, तो ये हमारी हो जाएगी। तो जब आप इसमें फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे एक्स वी वाई यू वाई डब्ल्यू जेड वी दोनों मिलके इक्वेशन फाइंड कर सकती है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड वी। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉलो ट्रांजिट। ठीक है, अब अगर वो सिमेट्रिक को फॉलो कर रही है ना, तो वो एसिमेट्रिक को फॉलो नहीं करेगी। सो दिस इज अबाउट दिस। आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर जो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है
हम उसको बोलते हैं इक्वेलेंस रिलेशन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको, इक्वेलेंस रिलेशन। मैंने आपको बताया है कि जो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है वो होती है इक्वेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो रिफ्लेक्सिव फॉलो कर रही है, ठीक है, एसिमेट्रिक फॉलो कर रही है और ट्रांजिटिव, तो अगर वो ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो वो क्या कहलाती है पता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, पोस्ट फॉर्म, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर सेट वाली प्रॉपर्टी फॉलो करवाती है। लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होती है वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वर्क डन बाय यूडीपी। तो यूडीपी क्या करता है, आप जानते हो यूडीपी कुछ भी नहीं करता है, ना वो कंजक्शन कंट्रोल करेगा, ना वो फ्लो कंट्रोल करेगा, ना वो रीट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, सिर्फ वो सेगमेंट को ट्रांसमिशन करता है, यानी हमारे डेटा को सिर्फ सेंड करता है, ना कोई वो गारंटी देता है कि हमारा डेटा पहुंचा ना पहुंचा। ठीक है, वही टीसीपी ये सारे काम करता है। टीसीपी क्या करता है, कंजक्शन कंट्रोल करेगा, फॉलो कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा और रिट्रांसमिशन भी करेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि जो टीसीपी होती है ना, टीसीपी प्रोटोकॉल इज वेरी रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आर इवोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यस, दिस इज ट्रू। आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करना है, आप जैसे ही उसको क्रिएट करोगे ना हमारा कंस्ट्रक्टर इवोक हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर जो होता है ना उसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना तो ना वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, कोई वैल्यूज वो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर इसमें खुद इसके नाम में आर है तो इसको किसी रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिट थ्रू डिराइव्ड क्लास कॉल द बेस क्लास। है ना, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए वर्चुअल, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। है ना, कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते एज ए वर्चुअल। तो कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, constructor can't be declared as a virtual. ठीक है, so this is all about the constructor questions. next question देखते हैं which one of the following is a not a field of TCP header। इनमें से कौन सी जो field नहीं है TCP header की, तो देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज नॉट फील्ड ऑफ टीसीपी हेडर, हमने पढ़ा है सीक्वेंस नंबर, चेकसम्स एंड विंडो साइज होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शन डू नॉट इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये गलत है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन को तो आप ऑब्वियसली बात है ना, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल ही है वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन डू नॉट परमिट द कॉलिंग ऑफ डिराइव्ड क्लास फंक्शन यूजिंग बेस पॉइंटर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन परमिट देता है। ठीक है, वी कैन नेवर बिल्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्ड नहीं कर सकते प्योर वर्चुअल फंक्शन से, तो ये गलत है, सॉरी ये ट्रू है। मतलब कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसमें क्या करते हो, आपके जो फंक्शन होते हैं ना उसको आप इनिशियलाइज कर देते हो जीरो से, है ना, तो आपको उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वी कैन नेवर बिल्ड, हम कोई ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट नहीं करते। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन की एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इन हिट, है ना। अगर आप इसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखोगे ना तो वो अपने आप में प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस कैन बी नेवर हैव अ बॉडी, ना, प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, होती है। ठीक है, अपने आप में उसकी बॉडी होती है, उसने वो वर्चुअल हम वर्च वॉइड करके क्रिएट करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को हम इनिशिएट करते हैं जीरो से फंक्शन को। ठीक है, सो this is all about the virtual function and abstract class, they are both interrelated concept। next question देखते हैं। a point of fuzzy set is a point x belongs x at which a function a x is equal to 0.5। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फजी सेट के अंदर एक फिक्स वैल्यू थी 0.5 की, वो क्रॉस ओवर को डिफाइन करती है। ठीक है, ये मतलब फिक्स्ड है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको सिंपली आपको याद रखना है। तो देखो फजी सेट में क्रॉस ओवर पॉइंट जो होता है वो रेफर करता है मेंबर फंक्शन को 0.5 के। ठीक है, मेंबर फंक्शन जनरली
आप बोल सकते हो क्रिस्प सेट क्या होता है, जो जो हमको 0 या 1 दे, ठीक है। नॉन मेंबर फंक्शन के लिए हम 0 यूज करेंगे और फुल मेंबर फंक्शन के लिए हम 1 यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और देखो इसके जो और पॉइंट्स हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट, ठीक है, तो सपोर्ट हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। सपोर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अल्फा कट की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको बताना होगा कि जो भी वैल्यूज है वो अल्फा कट से ग्रेटर होगी, वो आपकी आउटपुट में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉस ओवर किसकी बात करता है, 0.5 फंक्शन की, ठीक है। क्रिस्प कोर जो होता है वो 1 और 0 के बारे में बात करता है, क्रिस्प सेट जिसको हम बोलते हैं। सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएट टेबल एसक्यूएल इज एग्जांपल ऑफ डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एग्जांपल है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, तो देखो डीडीएल का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जहां पर हम याद रख सकते हैं ACCD टी। तो देखो अल्टर है ना, A फॉर अल्टर, C फॉर कॉल, C फॉर क्रिएट, D फॉर ड्रॉप और T फॉर ट्रंकेट, ठीक है। सो आप इस कीवर्ड से इसको याद रख सकते हो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम ये सारे यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डीएमएल की, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, सम, ठीक है, सम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी है ना, पी नहीं है, ये डी। तो सिलेक्ट, अपडेट, मर्ज, इंसर्ट और डिलीट है। सो दिस 5 प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट फॉर डीडीएल एंड डीएमएल। तो मैंने आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए भी बता दिया है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए भी बता दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री एड्रेस कोड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्पेशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम क्वाड्रपल्स, ट्राइपल्स और इनडायरेक्ट, जबकि पैटर्न हम इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन एज ए 4 GB, आपको ये गिवन है 4 GB की वैल्यू, वर्चुअल स्पेस एंड टिपिकली पेज साइज कितना दे रखा है, 4 KB। Each page table entry is 5 bytes, ठीक है। हाउ मेनी वर्चुअल पेजेस वुड दिस इम्प्लाई, व्हाट इज द साइज ऑफ वुल पेज टेबल, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो आपकी इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो मैं आपको बता देती हूँ पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो यूजीसी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, है ना, क्योंकि इस टाइप वैसे इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अगर उसने पूछा है ना तो इसने उसने क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गेट से पीवाईक्यू उठाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने गेट से पूछा है ना तो उसमें क्या होता है कि और भी चीजें गिवन होती है और ये हमको देना भूल जाते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैश फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द मैसेज डाइजेस्ट व्हेन दे आर इनक्रिप्टेड विथ प्राइवेट की। हैश फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, मैसेज को डाइजेस्ट करने के लिए, व्हेन द इनक्रिप्टेड प्राइवेट की गॉट इट, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का हम यूज करते हैं फॉर इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड अवर मैसेज, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं। ग्रेनुलेटरी द साइज ऑफ डेटा इन डेटाबेस, है ना, दिस इज ट्रू। टू ऑपरेशंस इन शेड्यूल्स आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ बिलोंग्स टू सेम ट्रांजेक्शन, यस दिस इज ट्रू। मैंने आपको बताया कि जब भी हम दो डेटा की बात करते हैं, अगर वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड राइट, लेकिन वो सेम डेटा पे करने चाहिए, लाइक ये भी एक्स पे कर रहा है और और ये वाला रीड राइट भी एक्स पे हो रहा है, ठीक है। सो इसी तब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। Two schedules are said to be conflict equivalent if order of any two conflict operations on the same of schedules, ठीक है। वही सेम बात बोली, वही सेम चीज, ठीक है। टू ट्रांजेक्शन से, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ऑर्डर में, एक ऑर्डर के थ्रू चलता है, ऐसा नहीं कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपको हमेशा ऐसे मतलब अप टू डाउनवर्ड्स आना है, ठीक है। राइट ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट परफॉर्मिंग द राइट ऑपरेशंस इज नोन एज ब्लाइंड राइट, नहीं, इसको हम डर्टी ब्लाइंड बोलते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया वैसे तो सारी चीजें कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। राइट ऑपरेशन विच परफॉर्म विदाउट परफॉर्मिंग अ रीड ऑपरेशन इज नोन एज ब्लाइंड राइट, नहीं, ठीक है, इसको हम ब्लाइंड राइट नहीं बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेजेस ऑफ कंपाइलर्स एट देयर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टार्ट टू एंड। देखो फेजेस ऑफ कंपाइलर का तीसरा क्वेश्चन है जो इस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। सबसे फर्स्ट फेज मैंने आपको उसी में बता दिया था वैसे तो, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, फिर आता है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है, फिर आता है सिमेंटिक जहां पर हम मीनिंग को चेक करते हैं, ठीक है, फिर आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन और लास्ट में आता है टारगेट। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स, थर्ड आता है सिमेंटिक, ठीक है, फोर्थ आता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड, ठीक है। टारगेट कोड सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर हम कैरेक्टर स्ट्रीम बनाते हैं, यहाँ पर हम टोकन स्ट्रीम बनाते हैं, यहाँ पर हम सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री बनाते हैं। आप यहाँ इंटरमीडिएटेड में आप क्या करते हो, आपके जो लैंग्वेज है उसको आप मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे। इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी अननेसेसरी लाइन्स है वो रिमूव हो जाती है, और टारगेट कोड में फाइनली हमारा जो डेटा है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।